सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, सियासी मैदान में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले ही गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत से हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली गई, जिसके बाद उनकी वतन पहुँचने पर गिरफ्तारी की जो क्यास राई हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत अदालत में सरेंडर करने से मशरूत है और खिलाफ वर्जी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी बहाल समझे जाएंगे। और नवाज शरीफ को अदालत की जानिब से दी गई जो मोहलत है उसमें अदालत के रूबरू ना होने पर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। इसहाक डार साहब का मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से क्या कहना है, जरा सुन लीजिए। हाल है जिसमें एक बड़ी सियासी वापसी हो रही है और एक सियासी जमात लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे कर रही है और एक जानिब से मुफाहमत की पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुल्की सियासत में आइंदा चंद हफ्तों में आखिर हो क्या और इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आमिर ज़ियाद साहब और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार राना मुबशिर साहब। दोनों के टाइम का बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से मैं राना साहब आमिर ज़ियाद साहब से शुरू करना चाहूँगी, बल्कि यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेकर जाऊँगी, आप भी ये सवाल सुन लीजिएगा। दोनों से सवाल बारी बारी कि क्या ये जो, अगर मैं मुआवजा करना चाहूँ, मैं जानना चाहूँ कि क्या मुमासलत आप देख रहे हैं, एक जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वतन वापस आई थी और अब जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं काफ़ी सालों के बाद, तो क्या मुमासलत है और क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? मुमासलत तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई थी तो उस वक्त 1986 का दौर था और जो था माशाल्लाह दौर जो था अपने पूरे जाहो जलाल के साथ था, कोई फ्रेंडली ओपोजिशन नहीं थी। ये ज़रूर था कि एक कहते ना कि गैर पार्टी इंतखाबात हुए थे और उसमें थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स किया था, यानी कि सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि ज़िया-उल-हक साहब की जो गिरफ्त थी पाकिस्तान की ताकत के मराकज़ के ऊपर और हुकूमत वक्त पर और इदारों के ऊपर, वो कमज़ोर हो गई थी, वो दस्तूर बड़ी मजबूत थी। तो वो आई थी एक बहुत ही मुश्किल बैटिंग विकेट के ऊपर, जो टर्न भी ले रही थी, बाउंस भी ले रही थी। यहाँ पे जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जमाओ मकाम उनके साथ है। नैब जो है वो परसू नहीं कर रहा केसेस को। अदालतें जो है तारीख में जो हमारी हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा है कि जी अदलिया जो है वो सुस्त रवी के साथ या ताख़ीर के साथ फैसले करती है, उसने माशाल्लाह बड़ा मतलब है कि कहते हैं क्विकली जस्टिस फराहम किया, इंसाफ फराहम किया, उनको रिलीफ दिया नवाज शरीफ साहब को। तो ये तो एक अगर आप वो देखें ना कि हालात का जो एक वो था, बहुत फ़र्क है। हाँ, एक और फ़र्क ये है कि मोहतरमा जो आई थी वो एक हाई मॉरल ग्राउंड पे आई थी। उनको समझा जा रहा था कि जी मुल्क कितने दिनों से जो था एक कहते हैं ना कि फौजी आमरीत के उसमें था और उसमें कोई जमहूरियत की तब्दीली की एक उम्मीद बनकर आई थी और उनके ऊपर कोई इस किस्म के केसेस नहीं थे 1986 में जब आई थी कि जनाब उनको माजी करप्शन केसेस का सामना करना पड़ रहा हो, उनको सजा याफ्ता हो। उनका एक जो मॉरल ग्राउंड था वो बहुत बुलंद था उनके मुकाबले में। आज नवाज शरीफ साहब जब आ रहे हैं तो एक तो बड़ी फ्रेंडली विकेट है, लेकिन उसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिशियन है। दो उसमें सजा हो चुकी है। अवामी परसेप्शन, बहुत सारे उनके हामी भी हैं, उनको देखने के लिए बेताब भी हैं, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी वो हैं जो समझते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब पे करप्शन का परसेप्शन की हद तक उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात हैं। कन्विक्ट हो चुके हैं 2 मुकदमात के अंदर भी, जब तक बरी नहीं होते तो कन्विक्ट ही कहा जाएगा। मफरूर रह चुके हैं, 4 हफ्ते का वादा करके गए थे, 4 साल के बाद आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तो मैं मुमासलत कुछ नहीं देख रहा, लेकिन लोग तकाबुल जरूर करेंगे कि बेनज़ीर साहिबा का बड़े स्पॉन्टेनियस जो था एक इस्तकबाल हुआ था, उसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च नहीं किए गए थे। उसमें मतलब है कोई मतलब है कहते हैं ना कि टीवी पे कैंपेन नहीं चल रही थी। ज़ाहिर एक चैनल हुआ करता था उस ज़माने में, अखबारात बड़े टाइटली कंट्रोल हुआ करते थे, सोशल मीडिया का कोई वजूद नहीं था। उसके बावजूद कहते हैं ना कि लोगों का इज़्तिहाम था जिन्होंने इस्तकबाल किया, उनको लाना नहीं पड़ा, उनके लिए बसें अरेंज नहीं करनी पड़ी, लोग खुद आए थे, पैदल चलकर आए थे, साइकिल पर आए थे, अपनी गाड़ी में आए थे और इसी तरह का इस्तकबाल उनका कराची में भी हुआ था जब वो कराची तशरीफ लाई थी लाहौर के बाद। उन्होंने लाहौर में, यानी आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब के लिए लोग खुद नहीं आएंगे, आपके कहने का ये मतलब आमिर ज़ियाद साहब, हो सकता है उनके लिए भी लोग आ जाएं, उनके वर्कर्स आ जाएं? नहीं वो आएंगे खुद ही, ज़ाहिर है कि जबरदस्ती तो नहीं लाया जाता, लेकिन मेहनत बड़ी करी ना उनकी पार्टी की, बसों का इंतजाम कर रहे हैं, अपने लोगों को टारगेट्स दे रहे हैं, मोटरसाइकिल का वादा कर रहे हैं, जन्नत में पहुंचाने का वादा कर रहे हैं। तो वादे तो बहुत सारे हो रहे हैं ना उनके साथ। उनके ऊपर नजर रखेंगे लीडरशिप पे कि हर आदमी को। चलिए, आपकी इजाजत से मैं राना मुबशिर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती, फिर आमिर ज़ियाद साहब फिर आपकी तरफ आते हैं। हमारे भाई ठीक है, राना साहब असल बात बताएंगे, खबर जी।
ठीक है जी। राना साहब, आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं कि राना साहब असल बात बताएं। सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी कि अगर आप कंपैरिजन करें, जब बेनज़ीर साहिबा वतन वापस आई थी और अब नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद वतन वापस आएंगे, तो क्या आपको मुमासलत नज़र आती है और क्या आपको डिफरेंसेस नज़र आते हैं? देखिए, आमिर ज़िया साहब ने ना एक इन स्विंगर फेंका है मेरी तरफ, ठीक है। मैच तो हम लोग वैसे हमकी टीम को ज्यादा अच्छा खेल नहीं रही, लेकिन सारे इन स्विंगर्स मेरी तरफ फेंक दिए आमिर साहब ने। खैर एनीवेज, मैं इसको खेलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बात यह है, देखिए बात सही कर रहे हैं आमिर साहब। देखिए, किसी ने उस वक्त मोहतरमा जब आई थी, किसी ने ये नहीं कहा था कि होंडा 125 मिलेगा या किसी को होंडा 70 मिलेगा, या फॉर दैट मैटर किसी को जन्नत का ख्वाब भी नहीं दिखाया गया था। एंड थिंग्स वर डिफरेंट, पीपल केम ऑन देयर ओन, और खुद निकले थे लोग, और जोश था, जज्बा था। और यहाँ पे तो लोगों पे चेक्स एंड बैलेंस रखे जा रहे हैं विद इन मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों पार नहीं है। सो दे हैव लाइक आस्क्ड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, कि कोई 200 बंदा लेके आएगा, अगर 200 बंदा नहीं लेके आएगा तो उसको जनाब कैसे उसको चेक किया जाएगा, परफॉर्मर्स बनाए गए हैं एंड ऑल दो स्टफ। सो बेसिकली एक चेक रखने की कोशिश की गई है, और उसी बुनियाद पे, उन्हीं को देखते हुए, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आइंदा टिकटों की तकसीम जो है उसी तरह होनी है। अब एक साहब बहुत अच्छे, बहुत पुराने सियासतदान हैं, उनके साहबजादे भी बहुत टफ टाइम दे चुके हैं शेख रशीद को उनके हल्के में, बल्कि मतलब इतना टफ टाइम दिया था उन्होंने कि शेख रशीद बड़ी मुश्किल से जीते थे लास्ट इलेक्शंस में। उन्होंने वापस जब आना था अभी नवाज शरीफ साहब ने, तो चार्टर कराना था जहाज, तो उन्होंने चार्टर के लिए उन्होंने जनाब दिल खोल के उन्होंने कहा जी कि मैं है ना, मैं करांगा सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब उन्होंने इस किस्म की, यहाँ पे लोग नहीं थे मोहतरमा का, अगर कंपैरिजन किया जाए, ये तो ऑन देयर ओन करते रही। यहाँ पे तो मियाँ साहब के पास 7 फील्ड के पे लोगों ने जाकर कहा जी हाँ जी मैं लेके दवांगा चार्टर जहाज, मैं लेके देना, कितने पैसे लगेंगे, वही से आगे। सो इस तरह की चीजें नहीं, और इस तरह की भी चीजें नहीं थी कि कितनी फंडिंग की जाएगी, कितना, कौन बंदा कितने अरब लगाएगा, कौन बंदा 10 करोड़ लगाएगा। सो वो सारी चीजें जो है ना डिफरेंट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो डायनामिक्स भी चेंज हुए हैं, पॉलिटिक्स के भी डायनामिक्स चेंज हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो उस वक्त की पॉलिटिक्स डिफरेंट थी, अब की पॉलिटिक्स डिफरेंट है, और स्क्रिप्ट 19 होता है। एक और चीज़ डिफरेंट है, ये यही सवाल, हाँ ये राना साहब, ये आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जिस तरह इन्होंने चार्टर तैयारी की, फ़्लाइट की बात की, तो ये भी बड़ा जिक्र हो रहा है कि चार्टर फ़्लाइट जो है नवाज शरीफ साहब की, वो लाहौर क्यों नहीं लैंड कर रही है, क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं कि वो इस्लामाबाद में लैंड कर रहे हैं और यहाँ भी ज़्यादा देर क़याम नहीं कर रहे? तो वो तो खैर ज़ाहिर है कि इनकी पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होगी, इसमें कोई खबर की बात फिर मैं कहूँगा, इन स्विंगर दूंगा मैं अपने दोस्त राना साहब को, वो आपको अच्छा रोशनी डालेंगे। राना साहब ने लेकिन जो बड़ी काम की बात थी ना कि सियासत में फर्क आ गया है। नहीं, लाहौर में उस वक्त गर्मी हो, इस्लामाबाद का मौसम बेहतर है, और फिर बरतानिया के बाद अचानक से आप इस्लामाबाद आएंगे तो थोड़ा मौसम कम, मतलब इस्लामाबाद में गालिबन कोई कानूनी तकाजे उन्होंने पूरे करने होंगे। हो सकता है कि ये बात हो कि उनको कोई दस्तखत करना, मुझे नहीं पता उसके बारे में कि क्या उन्होंने ये क्यों फैसला किया। राना साहब आपसे पूछेंगे अंदर की खबर, ये सवाल जरा आप लिख लें जी। आमिर ज़िया साहब, खबरें देखिए, खबरें इस्लामाबाद में, मैं पसमानदा से शहर कराची में बैठा हूँ ना, कराची बहुत दूर है ताकत के मराकज से, सारा कुछ लाहौर में। अरे पीपल्स पार्टी वाले आपका शो देख रहे होंगे, आपने कराची के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? कराची ने तो बहुत ज्यादा तरक्की की है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमें इतना एतमाद है कि वोट हमें मिले क्योंकि हमने सिंध में बहुत कुछ डिलीवर किया है अवाम को। चलो वो एक अलग मौजू है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डिलीवर किया हो ना किया हो, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में कंफर्टेबल पोजीशन में, उसके वो मसला नहीं है जो नून लीग को गालिबन पंजाब में ज्यादा सख्त मुकाबले का सामना होगा। मैं फिर आता हूँ, राना साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की थी, अच्छी बात की थी कि सियासत तब्दील हो गई है। मैं 2 जुमलों में मैं कहूँगा, फिर आप इनसे पूछिएगा कि वो जो सियासत लोग कहते हैं ना बेहतरी की तरफ तब्दील हुई है या पस्ती की तरफ तब्दील हुई है। क्या उस वक्त जो था इतनी पैसे की रेल पेल थी, इतना जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जिनको बनना था, बहाल होना था, उनके मुतालिक लोगों में इतनी बदगुमानी थी? क्या कोई करप्शन के चार्जेस हुआ करते थे हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते थे? ऐसा नहीं था। उस वक्त लोगों में एक रोमांस था, लोगों के ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे, लीडरशिप का भी था और अवाम का भी था। गो के पूरे नहीं हुए, लेकिन एक बड़ी मुस्बत, एक कहते हैं ना कि एक एहसास थे लोगों के। अब जो आया है मामला, अब तो पूरा का पूरा पैसों का खेल है। आपको पता है कि जी पार्लियामेंट ने क्या किरदार अदा किया, सियासी जमातों के ऊपर लोगों का एतमाद खत्म हो गया है।
लोग बहुत नाला हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं। पहले जो था इन लोगों से उम्मीदें हुआ करती थी सियासतदानों से, आज मेरे ख्याल में वो उम्मीदें नहीं हैं सियासतदानों से, कम से कम वो लोग जो बैरून मुल्क से वापस आ रहे हैं। जी मैं ठीक है, आपकी तरफ में आती हूँ राना साहब। एक जी प्लीज ऐड कीजिएगा। जी जवाब देना चाहूंगा। देखे उस वक्त जो थे ना पॉलिटिशियंस, उनके पास ना बहुत कुछ था। मतलब जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जब इलेक्शन से पहले जाते हैं ना, तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं बेसिकली इलेक्शन से पहले जब जाते हैं, दे सेल ड्रीम्स। वो ख्वाब बेचते हैं, लोगों को ख्वाब बेचते हैं। जो उनके वोटर होता है, सपोर्टर होता है, या जिसके पास हल्के में जाके उनको मांगनी पड़ती है, उनको वो ख्वाब बेचते हैं बेसिकली। सो नाउ आई थिंक दे आर डन एंड ओवर विद ऑल दोस ड्रीम्स। अब वो ड्रीम्स जो है वो बेचने के काबिल नहीं है। अब पॉलिटिशियंस जो है ऐसा जो भी कहते रहे ना, उन पर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है। अवाम जो है ट्रस्ट नहीं करते अपने पॉलिटिशियंस पर। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट जैसे जैसे ज्यादा होता जा रहा है, और पॉलिटिशियंस के पास भी नई कोई चीज नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी नहीं है। जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है ना, कोई नई चीज देंगे, जाके लोगों को वो नई चीज बताएंगे सो दैट पीपल कैन बाय इट। नो, उनके पास कुछ नहीं है। उनको देने के लिए भी अवाम के पास कुछ नहीं है। वही पुरानी स्टोरीज है, वही पुराने स्क्रिप्ट है, वही पुरानी तरीके से उनको जनाब वो तरीके उसको आगे करके उसको बना बनू के उनको देने की कोशिश करते हैं अवाम को। लेकिन अवाम नहीं सर, नई चीजें फिर ये होंगी। राना साहब एक मिनट आपकी बात काट रही हूँ। नई चीजें फिर ये होंगी कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि अब सिलेक्शन नहीं चलेगी, अब इलेक्शन होगा। यानी कहना क्या चाह रहे हो कि अब तक क्या होता रहा और अब आगे क्या होगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? इस तरह की बातें क्यों शुरू कर देते हैं हमारे सियासतदान? अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करते हैं, फिर यही सवाल कि लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ अर्सा पहले आपको फिर अपने हक में जाती दिखाई देती थी, क्योंकि तब ये दावा करते थे अगली हुकूमत है ही हमारी 100%, अगले वजीर आजम है ही बिलावल भुट्टो जरदारी 200%। देखिए बेसिकली हम यहाँ पे पॉलिटिशियंस ये भी बहुत चाहते हैं कि जो चीज़ चाहे फैसला हो, अदालती फैसला हो कोई, या कोई कंडीसिव एनवायरनमेंट बन रही हो, उनकी फेवर में जा रही हो, तो वो उसको कहेंगे जनाब कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। अगर उनकी फेवर में नहीं जा रही चीज़ें, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। अब गिला शिकवा है, ठीक है, पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर उन्होंने अपनी मर्जी के कुछ वहाँ पे बैरोक्रेट्स लगाने थे, कुछ अपनी मर्जी से कुछ लोग केयर टेकर सेटअप में लाने थे, वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, ठीक है। और उसके साथ साथ जनाब एक तलवार भी लटक रही है कि इंतसाब हो रहा है, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी वालों का हो रहा है, अगेंस्ट करप्शन हो रहा है। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनको नहीं मिल रही है सच। सो उसका गिला शिकवा वो कर रहे हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम सिंध के अंदर देखा जाए तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी इज कंफर्टेबल। पीपल्स पार्टी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हेन इट कम्स टू सिंध। सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी का कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी जनाब इसीलिए कहती है, साथ साथ दूसरे ही साथ में ये भी कहती है, जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि नहीं है, इसके दूसरे ही साथ में कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनाब वो इलेक्शन जो है सिंध की हद तक अगर जो है तो वो उसको दे विल मेक इट, उसमें कोई शक नहीं उन्हें। सो इसलिए वो एक पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, और ये इससे पहले और बड़ा कुछ आप सुनेंगे भी। ठीक है, आमिर ज़िया साहब, फिर कब हो रहे हैं इंतखाबात, कब देख रहे हैं आप? अब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, बहुत से लोगों को लगता था कि नहीं आएंगे वापस, अब तो वापस आ रहे हैं, फिर इंतखाबात भी आप देख रहे हैं जल्द? देखिए, ये जो सवाल आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से करना है वो आप मुझसे और राना साहब से ना करें। इंतखाबात कब होने हैं, कैसे होने हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताएगा, और वो उसके आसार जो उन्होंने बताया है क्या कहता है कि हो जाएंगे, तो ये मैं तज्जिया नहीं, इंतखाबात होंगे, उसके अलावा कोई देखें मारवाए आइन में नहीं देखता है कोई बहुत ज्यादा चीजें हुई इस मुल्क में ना। एक तो खैर ऑलरेडी आपने डेडलाइन जो आइन मैंडेट करता है कि जी आपको 90 रोज में करने हैं, इतने दिनों में करने, वो तुम लोगों ने पहले ही फलांग लिया है। अब इससे ज्यादा और कोई आइन शिकनी होगी नहीं। और जाहिर है कि जब आपने देखा कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को लाया गया है और नैब से लेकर तमाम चीजें जो उनके हक में जा रही हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे फैसले हो चुके हैं। अब इन फैसलों के असरात क्या होंगे ये एक अभी देखना है कि क्या जो लोग तवक्को कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक बाद मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम दिन करार दिया जा रहा है, जहां 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 साल की खुद साख्ता जिला वतनी तर्क करके वतन वापस पहुंच रहे हैं। वहीं ख्याल ये भी किया जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून का जलसा हवाओं का रुख मुतय्यन करेगा। इस इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून ने कल एक तकरीब में नया तराना भी लॉन्च कर दिया है। अच्छा, एक तरफ मुस्लिम लीग नून अपने कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सियासी मुखालिफिन बड़ी शिद्दत के साथ नवाज शरीफ की वापसी को डील का नतीजा करार देने के लिए कोशां हैं। नवाज शरीफ की लंदन से पहले जद्दा आमद और फिर दुबई में मुख्तसर पाकिस्तान आमद को इस सिलसिले की कड़ी करार दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी इसमें हम देख रहे हैं कि आगे आगे और कराची में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी भी सियासी सिलेक्शन को वो मुस्तरद कर रहे हैं। क्या कहना था उनका, जरा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने और इसका रद्द अमल भी आया है। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि 16 माह हुकूमत में साथ रहते हुए पीपल्स पार्टी को इस सिलेक्शन का एहसास नहीं हुआ। जरा सुनिएगा। सारे मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, मैं ख्वाजा आसिफ के बयान से शुरू करना चाहूँगी, आपने भी सुना, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ख्वाजा साहब की जो स्टेटमेंट है, क्या समझ आती है? ये ख्वाजा साहब का ख्याल है, उस पर मैं क्या बयान दूँ? उनके ऊपर आप चाहती हैं कि मैं भी कोई गर्मा गर्म बात करूँ और फिर एक नई बहस छिड़े कि कायरा ने यह कह दिया और उसके ऊपर फिर वो बातें करें। एक दूसरे के बयान पे तो बात होती है ना कायरा साहब। उनका ख्याल नहीं, कायरा साहब, चले मैं आज थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करना चाहिए। देखें कायरा साहब, लेकिन बात ये कि वो जो बात कर रहे हैं वो एक बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिलेक्शन की बातें कर रहे हैं, उनका हक है कहना। जी, वो 16 महीने की कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं, आपने मिलकर हुकूमत की है। बातों के ऊपर जी जी, मैं इस तरह की बातों को कंट्राडिक्ट नहीं करता जी। यानी फिर समझे थे कि वो सही कह रहे हैं? कह रहे होंगे, उनका ख्याल है। नहीं, मतलब हम ये समझे को सही कह रहे हैं। कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, यानी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते। फिर इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है ख्वाजा से सही कह रहे हैं। आपका हक है भी, आप जो चाहे जमीन आसमान के किलाबे में ला दें, मैं रोक सकता हूँ। मैं तो आपकी बात, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं आपके आप इसमें कमेंट नहीं करना, इस तरह के सवालात का जवाब देने से कासर हूं, जिससे तलखियां बढ़े। यानी आपने बड़ी अच्छी बात की, ठीक है, चलिए ठीक है, सियासी बातें करते हैं, ठीक है कायरा साहब, आप मेरे प्रोग्राम में अक्सर आते हैं, मैं आपसे बड़ी अच्छी बात ही करती हूँ। जी जी जी, प्लीज सुनिए जी जी, डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब सुनिए, मैं इस तरह की मसालेदार गुफ्तगू से आरी आ चुका हूँ, अब मैं नहीं करता, इसलिए ये मेरा जाती ख्याल है, बाकी छोड़िए मेरा अच्छा है या बुरा है। चले फिर सिलेक्शन की बातें, अब इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शंस बहुत हो चुकी हैं, तो आपके जो चेयरमैन है बिलावल साहब वो भी तो फिर ऐसी बातें कर रहे हैं, मसालेदार बातें हैं या बड़ी सीरियस बातें हैं आपकी नज़र में? फिर सवाल तो जहनों में आते हैं, हम तो पूछेंगे ना कि किसकी सिलेक्शन हुई थी, अब कौन से इलेक्शन होने चाहिए। फिर ख्वाजा आसिफ भी इसी की कड़ी थी जो एक बयान दे रहे थे 16 महीने का हवाला देकर कि पीपल्स पार्टी वाले बच्चे तो नहीं थे, फिर वो सिलेक्शन की बात को उससे जोड़ रहे हैं, तो डॉट्स मिलते हैं आपस में, तो हम तो सवाल फिर उठाएंगे ना कायरा साहब, आप जैसे सीनियर रहनुमाओं से जवाब लेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि बिलावल साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन का अमल बहुत हो चुका, इस मुल्क में सिलेक्शन होती रही, इस बात के हम भी शाकी रहे, इस बात की मुस्लिम लीग भी शाकी रही, इस बात की बाकी जमातें भी शाकी रही। माजी में ऐसा होता रहा, किस जमात के साथ नहीं हुआ? 2002 में क्या हुआ, 2008 में, 2013 में, 2016 में, 18 में क्या होता रहा? तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि सियासत के अंदर अखलत इदारा जाती बंद होनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को आज़ादाना इलेक्शन के जरिए अपने हुक्मरान चुनने का मौका मिलना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपनी डेट देनी चाहिए। उन्होंने ये बात कही है कि जो भी है, अब इलेक्शन कमीशन साहब आ रहे हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, देर आए दुरुस्त आए, हम तो पहले कह रहे थे आ रहे हैं, उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने ये कहा है कि अब इलेक्शन कमीशन को डेट देनी चाहिए। मियाँ साहब के आने से जो कुछ गैर यकीनी की कैफियत है वो छटेगी। पार्टी बहुत दिनों से मुतालबा कर रही है, क्या नई बात है? अच्छा चलिए, एक और बात ये जरा समझा दे कायरा साहब, ये समझ नहीं आती कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का अचानक से शिकवा शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी ने। आपके चेयरमैन ये बात करते हैं और आप लोगों के जितने भी आप लोग सीनियर लीडरशिप है सब ये बात करते हैं। कुछ अर्सा पहले तक आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे, पूरे एतमाद थे कि अगली हुकूमत आप लोगों की होगी, वजीर आजम भी बिलावल साहब होंगे, तब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों को अपने हक में जाती दिखाई देती थी? फिर हवाओं का रुख तब्दील हो और आपने फिर अचानक से शिकवा शुरू कर दिया, फिर इसका मतलब उस टाइम पे आपको हालात अपनी तरफ जाते दिखाई देते थे। बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे, ये हमारी जमात आज भी कहती है, हमारी कोशिश है और हर जमात ये कहती है, हर जमात की कोशिश और ख्वाहिश होती है और ये नेचुरल है कि जमात समझती है हम अवाम में जाएंगे, अपना मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, हम एक पॉपुलर जमात हैं और लोग हमारे उसको रिस्पॉन्स करते हुए हमें वोट देंगे और हमारा लीडर वजीर आजम बनेगा,
ये हर जमात कहती है और उसका हक होता है। आगे लोग कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके मंशूर को मानते हैं, वोट देते हैं, नहीं देते हैं, थोड़े देते हैं, ये तो इलेक्शन में पता चलेगा। अच्छा कायरा साहब, सवाल मेरा सिर्फ आपसे नहीं है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू। तो लोग अपने इम्कान के मुताबिक चल रहे होते हैं। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा इलेक्शन के अंदर ही किया जाता है। अब अगर इलेक्शन के अंदर कमी महसूस हुआ है, उसके ऊपर हमने बातें की हैं और जनाब जरदारी साहब को जमात ने इख्तियार दिया है कि वो डायलॉग के जरिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सके। ये हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है, आप कोशिश करें, आपकी कोशिशें किस हद तक रंग लाएंगी। शिकवा होता है, उसके आगे फिर एक जवाब शिकवा भी होता है। जवाब शिकवा आ गया, उम्मीद है आपको आने की? जी अच्छा रहेगा जी, ये तो बातें होती रहती है। हमारा एक अपना मौक़िफ़ है, दूसरी जमातों का अपना मौक़िफ़ है। आपको शिकवा का जवाब शिकवा मिल गया या उम्मीद है कि मिल जाएगा अनकरीब? मैं शिकवा का जवाब शिकवा नहीं देना चाहता जी। मैंने तो यही गुजारिश की है कि मेरी जमात ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको किसी तसादम, किसी लड़ाई, किसी तमाशे की बजाय हम डायलॉग के जरिए हल कर पाए। वो अब चंद दिनों में हमारी मीटिंग में हमें बताएंगे कि उनके डायलॉग क्या हुए और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात कैसे एड्रेस हुए, उसके बाद हम आपसे बात। ठीक है, आप पंजाब की सियासत को अच्छी तरह से समझते हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं पीपल्स पार्टी के, जो पंजाब की सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। कायरा साहब, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पीपल्स पार्टी ने क्यों करना शुरू कर दिया? हालांकि एक तासुर ये था कि जरदारी साहब के करीब हैं वो, या बहुत एक रिस्पेक्ट का, बड़ा एक इज्जत का रिश्ता है, तो अचानक से इतने तहफ़्फ़ुज़ात और उनसे शिकवे क्यों? देखिए, मुझे अगर आपसे शिकवा होगा तो क्यों होगा, या आपको मुझसे शिकवा होगा तो क्यों होगा? मेरे किसी कंडक्ट की वजह से होगा। हाँ तो कंडक्ट बताएं, किस कंडक्ट की वजह से? किसी रवैये की वजह से होगा। जी, उनका क्या रवैया? मुझे अगर किसी पब्लिक ऑफिस में मुझे मौका मिला है तो मेरी, मैंने तो आपको कहा नहीं, जिन्होंने कहा है उनसे पूछ लीजिए। पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आपने देखा है? हमारे कुछ दोस्तों ने गिला किया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, यकीनन होंगे। उनका जो बतौर चीफ मिनिस्टर रवैया है, अगर किसी एक जमात की तरफ हमारे दोस्तों को ये शिकवा है कि वहाँ की लोकल इंतजामिया, वहाँ की जो डेवलपमेंट, बाकी इश्यूज के अंदर किसी खास जमात को सलूक किया जा रहा है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बाकी ज़ाती रवैया है, अगर वो किसी एक जमात के साथ बेहतर, दूसरी के साथ अच्छा नहीं होगा, तो उन कारकुनों को गिले शिकवे हैं, वो गिले शिकवे करते रहते हैं, हो गए। अच्छा, पंजाब में कैसी तैयारी है पीपल्स पार्टी की? क्योंकि हल्का बंदियों का अमल जारी है और इसमें भी देखा जाएगा, क्योंकि कमकानी सूरत नजर आती है कि अब हल्का बंदियां हो गई। अब जो अपीलों का अमल है, इसमें भी मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। अमकान तो नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं और तवक्को करते हैं कि अब इस अमल में मजीद कोई हल्का बंदियों के अंदर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी सरकारी या सियासी शख्सियत ने इसमें मुतासर होने करने की कोशिश की तो यकीनन हमारी जमात उस पर भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड भी करेगी। लेकिन हम समझते हैं कि अब हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर रहे हैं और मियाँ साहब के ये जो इस्तकबालियां तैयारी थी, इनके जलसे के बाद अब वो भी इलेक्शन मोड में चलेंगे, हम भी इलेक्शन मोड में चलेंगे। अच्छा, कल जो जलसा होगा, मियाँ साहब जब वापस आ रहे हैं तो आकर जो जलसा होगा, तो वो जलसे के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से। वैसे भी कहा जा रहा है कि जो जलसा होगा ये हवाओं के रुख का बता देगा, जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर जो हुआ था कि पता चला था कि कितनी बड़ी स्ट्रीट पावर उनके साथ है, आवाम किस हद तक उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या समझते हैं? बड़ी अच्छी बात है जी कि ऐसा आपको आना चाहिए। उनकी जमात भरपूर तरीके से उनके इस्तकबाल की कोशिश कर रही है, करनी चाहिए, उनका हक है, बिल्कुल अपने क़यादत का इस्तकबाल करना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब आई थी जी, तो उस वक्त वो जनरल जा के खिलाफ एक मुहिम चलाने आई थी। वो भरपूर तरीके से कामरियत का मुकाबला करने, वो शख्स जो उनके बाप का कातिल था, पीपल्स पार्टी का कातिल था, उसकी हुकूमत में आई थी, उसको चैलेंज करके। उस वक्त जब उनकी जमात के ऊपर सारे रास्ते बंद थे, जमहूरी रास्ते बंद थे, उस वक्त वो तशरीफ लाई थी और उस वक्त उनका इस्तकबाल बहुत बड़ा इस्तकबाल था, बेमिसाल था। इसी तरह जब वो दूसरी दफा आई, उस वक्त भी उनको धमकियां थी, उनके ऊपर अटैक्स का कहा गया था, उनके कारकुनों के खिलाफ, उनके मियाँ के खिलाफ, उनकी अपनी जात के खिलाफ बहुत सारे केसेस बनाए गए। लेकिन वो उस वक्त भी तशरीफ लाई, उन पे हमले हुए, वो यहाँ रहीं,
उनका इस्तकबाल भी हुआ, उनके जलसे भी हुए और वो शहीद कर दी गई। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी जात को भी खतरे हैं, मेरे मुल्क को भी है, तो मैं वापस जाऊंगी। लिहाजा वो उस दौर में आई। उनके चैलेंजेस बहुत बड़े थे। मियां साहब के वो चैलेंजेस नहीं है, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। लेकिन उनकी जमात भरपूर कोशिश कर रही है, करनी चाहिए, और बेस्ट ऑफ लक। अच्छा कायरा साहब, एक और चीज़, बिलावल साहब ने अहम बयान के दिए कि जी आइन, जमहूरियत और इलेक्शन को सिर्फ एक शख्स की वजह से रोका जा रहा है। मतलब आपको लगता है कि वाकई वो एक शख्स की वजह से रोका जा रहा है? उन्होंने कहा कि अगर वो एक शख्स की वजह से रोका जा रहा है तो अब वो आ रहे हैं, देर आयत दुरुस्त आयत। ठीक है, अब तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इलेक्शन की डेट दे दे ताकि जो गैर यकीनी है ये खत्म हो। उन्होंने मियां साहब को वेलकम भी किया है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी बर्फबारी हो सकती है तो बर्फबारी की वजह से इंतखाबात आगे जा सकते हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं कि बर्फबारी हो तो फिर इंतखाबात नहीं हो सकते? जी, बर्फबारी की सूरत में कुछ इलाकों के अंदर यकीनन प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो सारे हलकों के अंदर पूरे हलके में नहीं होता और वहाँ जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, खुदा न खास्ता। बिल्कुल जिंदगी रुक नहीं जाती, बल्कि जिंदगी चलती रहती है। ठीक है। वहाँ पे मुल्क के अंदर इलेक्शन होने हैं और इन इलेक्शंस के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर किसी इलाके के अंदर थोड़े बहुत वोटिंग रेशो कम भी हो, जो कि पॉसिबल है कि वहाँ अगर ठंडे इलाकों में कुछ एरिया में बर्फ पड़ती, सारे इलाके में बर्फ नहीं होती, बड़े बड़े हल्के होते हैं असेंबलियों के, लेकिन अगर हो भी किसी जगह तो उसकी बुनियाद पे पूरे मुल्क का इलेक्शन तो मुअत्तल नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब ये आप और नून लीग वाले आमने सामने आ गए हैं, लेकिन आई होप कि जो इख्तलाफात हैं, अगर आपको कल को मखलूत हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा तो इख्तलाफात शायद ख़त्म भी हो जाएंगे, तो इसके चांसेस हैं? हमारे इख्तलाफात को दुश्मनी की सूरत नहीं है जी। हम कोई इत्तेहादी हुकूमत बनाए या ना बनाए, हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में, मुस्लिम लीग हुकूमत में हो या अपोजिशन में, दीगर जमात में भी पीटीआई का हम नहीं कह सकते, शायद वो भी वक्त से सबक सीखे, लेकिन हमने तो ये तय कर लिया, ये सबक सीख लिया कि हमें रूल्स के अंदर रह के अपना अपना काम करना है। हम अपने इलेक्शन मोड के अंदर हर जमात अपना मंशूर लेके चलती है, अपनी बातें करती है, अपने लिए वोट मांगती है, लेकिन कल अगर आप किसी इत्तेहाद में जाते हैं तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर नहीं भी जाते तो माजी की दुश्मनी वाले रवैये में अब नहीं रहेंगे, बल्कि हम अपने एक जमहूरी अंदाज में अपोजिशन का रोल अदा करने की या हुकूमत का रोल अदा करने की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से इंजीनियर अमीर मुकाम साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी में आपको पता है कि अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जा रहा है या वक्त कम होता चला जा रहा है और उनकी वापसी करीब आती चली जा रही है, उनके वर्कर्स का जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है और जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, वर्कर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका जो जोशो वलवला है वो भी देखने के लायक है। ज़ाहिर बात है लीडर का मुल्क से बाहर होना और लीडर का मुल्क में होना दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती हैं। अच्छा, अब इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। तो अमीर मुकाम साहब, मियां साहब की जो वापसी है उसमें अब बहुत कम वक्त रह गया है और जारी बात है तमाम जो वर्कर्स हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 4 साल के बाद उनके लीडर उनके दरमियान मौजूद होंगे, उनको हिफाजती जमानत भी मिल गई है। तो मियां साहब की जो वापसी है जारी बात है मुल्क की सियासत पे बहुत असरात डालेगी, कुछ सरप्राइज भी देने वाले हैं मियां साहब? नहीं, जाहिर बात है कि मियां साहब की एक माजी है, एक हिस्ट्री है, एक तारीख है, और जब भी पाकिस्तान बहरानों में रहा और पाकिस्तान की अवाम ने उसको मैंडेट दिया, पाकिस्तान की जवाल, ये बदतरीन महंगाई, माशियात में इस्तेहकाम, दूसरे इशू तब शुरू हुए जब नवाज शरीफ साहब को 2017 में नाल करा दिया गया, उसको फारिग कर दिया गया। तो लोग अभी कहते हैं कि उसके बाद ये डाउनफॉल आई है, तो अगर दोबारा नवाज शरीफ साहब आए तो उसमें ये जज्बा पाकिस्तानियत का और ये मौजूद है कि वो दोबारा मेहनत करे और पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर चढ़ाए। इसलिए वैसे लोगों की ये तवक्को है उसकी माजी को देखकर, वैसे एक मैजिक नहीं है, उसके माजी को देखकर, उसकी डिलीवरी को देखकर कि वो आ जाएगा और पाकिस्तान में दोबारा खुशहाली आ जाएगी।
ठीक है जी, अच्छा ठीक है, आप ठीक है, अब आपके लोगों को तो तवक्कुआत हैं उनके साथ, लेकिन बिलावल साहब कुछ बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा अहम बयान ये भी दिया है, अमीर मुकाम साहब, आपने सुना होगा कि जी आइन और जमहूरियत को और इलेक्शन को सिर्फ एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया है। जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के बयान थे कि मियाँ साहब आएंगे तभी इलेक्शन होंगे, बिलावल साहब शायद इस हवाले से बात कर रहे थे, तो फिर उनके इस बयान को क्या सही समझा जाए? तो उसका अपना एक ख्याल है, एक राय है, और वो भी समझता है, और वही जो डिलिमिटेशन और सेंसस और जो कुछ हो गया सेंसस के बाद डिलिमिटेशन आईनी तकाजा है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अगर सेंसस हो गए तो डिलिमिटेशन के बगैर इंतखाबात करे, नए हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात करे, नए सेंसस पर न करे, तो कोई भी कल कोर्ट अदालत में जाए तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये भी बिलावल साहब उस कैबिनेट का मेंबर भी था, उसको पता भी है कि ये सारी मंजूरी भी बिलावल साहब और उसके दूसरे साथियों ने, हम भी उसमें थे, सब ने मिलकर दिए। तो इस तरह बयान देना तो एक सियासी बयान जरूर हो सकता है, मगर उसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मियाँ साहब की वापसी है, कुछ लोगों को लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का नतीजा है, जिसका मुतालिबा नून लीग करती आई है, क्योंकि दूसरी जानिब अब देख रहे पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। तो क्या मुस्लिम लीग नून नहीं समझती कि तमाम जमातों को ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिलनी चाहिए? क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए कोई इक़दाम करेगी, कोई राब्ता होगा इस सिलसिले में? क्योंकि इनडायरेक्टली तनकीद नून लीग पर ही की जा रही है पीपल्स पार्टी की, कि नून लीग फेवरेट है। तो हम किसी की वहम गुमान और इस पर क्या कह सकते हैं कि किसी की ज़हन में क्या बात है, अंदर से क्या है, मगर इस तरह सच कोई बात नहीं है। सबके लिए एक जैसा फील्ड है, इसमें कोई इस तरह बात नहीं है, और ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की आवाम में, वो जिस लीडर को लाना चाहता है, जिस पार्टी को लाना चाहता है। तो हमें हक में है कि आवाम जिसके साथ खड़े हो जाए, उनको आना चाहिए, उनको रूल कर लेना चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अमीर मुकाम साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि जी बहुत सिलेक्शन हो चुकी है, ऐसी बातें कर रहे हैं, अब इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं वो? ये क्वेश्चन आप उनसे करें कि उसको पता है कि सिलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन रहता है, हमें इसके बारे में करते हैं प्रोग्राम में इल्म नहीं है। हम तो इस पर बिलीव करते हैं कि इलेक्शन होगा, इंतखाबात होंगे, लोग वोट डालेंगे, जिसको डालना चाहे उसको डालेगा, और फिर जिसको मैंडेट देते हैं वही आएगा। तो उसको अगर और कुछ मालूम हो तो उस हक़ाइक़ के साथ सामने रखे कि किस तरह हो सकते हैं और किस तरह। ठीक है जी अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।